नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रेशु त्यागी। एपीएन के लोकप्रिय कानूनी प्रोग्राम लीगल हेल्पलाइन में आप सभी का स्वागत है। इसमें हमारे कानूनी विशेषज्ञ रोजमर्रा की जिंदगी की समस्याओं से जुड़े कानूनी मसलों पर आपकी शंकाओं का समाधान करते हैं। आप भी इस प्रोग्राम से जुड़ सकते हैं और फोन करके कानूनी राय ले सकते हैं। आज हम आपको दहेज उत्पीड़न से जुड़ी समस्याओं पर कानूनी सलाह देंगे। अगर कोई महिला दहेज के लिए मानसिक या शारीरिक प्रताड़ना झेल रही है तो वह हमें कानूनी सहायता के लिए संपर्क कर सकती है। आप फोन करके दहेज उत्पीड़न मामलों पर कानूनी जानकारी ले सकते हैं, सलाह भी ले सकते हैं। दहेज प्रथा से जुड़ा सबसे बुरा पहलू इसके लिए महिलाओं पर होने वाला अत्याचार है। दहेज उत्पीड़न के मामलों में दहेज के लालची परिवार या पति शादी के बाद लड़की को दहेज के लिए प्रताड़ित करते हैं। कई बार तो दहेज की मांग बार बार की जाती है और महिला को ससुराल में शारीरिक और मानसिक रूप से प्रताड़ित किया जाता है। यहाँ कई बार महिला की हत्या तक बात पहुंच जाती है और कई बार उन्हें प्रताड़ित कर आत्महत्या के लिए मजबूर किया जाता है। एनसीआरबी के आंकड़ों के मुताबिक भारत में दहेज उत्पीड़न के चलते करीब हर घंटे एक महिला की मृत्यु होती है। दहेज की मांग करना ही नहीं, उस मांग को पूरा करना भी अपराध की श्रेणी में आता है। 1961 में बनाए गए दहेज प्रतिषेध अधिनियम के तहत दहेज लेना और देने की प्रक्रिया में सम्मिलित अपराधी को कड़ी सजाओं का प्रावधान है। इसके तहत पीड़ित परिवार से कोई भी व्यक्ति शिकायत दर्ज करवा सकता है। कई कारणों से पीड़ित परिवार दहेज संबंधी शिकायत कराने से हिचकिचाते हैं, जिसके चलते इसमें महिला अधिकारों से जुड़ी गैर सरकारी संस्थाओं एनजीओ को भी केस दर्ज करवाने का अधिकार दिया गया है। वहीं जिला अधिकारी ऐसे मामले में खुद भी संज्ञान ले सकते हैं। तो ये कुछ बुनियादी जानकारी यहाँ पर थी। दहेज उत्पीड़न कानून की ज्यादा जानकारी देंगे हमारे आज के कानूनी विशेषज्ञ अधिवक्ता तशरीक अहमद जी। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम में। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच जी। तो अगर आपका दहेज उत्पीड़न से जुड़ा कोई भी सवाल है तो आप फोन करके राय ले सकते हैं। फोन करें, हमारे नंबर है 01206127 और एक दूसरा नंबर भी आपके टीवी स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा होगा 01206127 दहेज उत्पीड़न से जुड़ी कानूनी जानकारी आज हमें दे रहे हैं तशरीक अहमद जी। अगर आपके मन में कोई भी सवाल है दहेज उत्पीड़न को लेकर तो आप सवाल कर सकते हैं। फोन लाइंस खुल चुकी हैं। सर, सबसे पहला सवाल मेरा आपसे ये है कि दहेज प्रताड़ना को कानूनी तौर पर कैसे परिभाषित किया जाता है? देखिए मैम, किसी भी शादीशुदा महिला के पति द्वारा या उसके परिवार के किसी सदस्य के द्वारा या उसके किसी रिश्तेदार के द्वारा अगर कोई डिमांड करी जाती है किसी वैल्यूएबल आइटम की या किसी भी आइटम की जाती है तो ये दहेज की कैटेगरी में आती है। और उसको मतलब बार बार मांगना, उस पर थोड़ा सा स्ट्रेस देना उसको बराबर, या उसको कई बार जो होता है कि मारपीट भी हो जाती है तो ये प्रताड़ना में आ जाती है। तो ये दहेज प्रताड़ना कहलाती है। लेकिन बहुत सारी महिलाओं को ये नहीं पता होता, वो लगातार प्रताड़ित होती रहती हैं। उनको ये नहीं पता होता कि वो अपनी शिकायत कहाँ पर आखिरकार जाकर करें और प्रोसेस क्या होता है, किस तरीके से शिकायत करें। तो सर, इसके बारे में भी आप जानकारी दें कि दहेज प्रताड़ना होने पर कहाँ और किस तरीके से महिलाएं शिकायत कर सकती हैं। देखिए, ऐसा है जो रूरल एरियाज होते हैं, जो गाँव के एरिया है, वहाँ के महिलाओं को बहुत कम नॉलेज होती है क्योंकि लिटरेसी बहुत हाई होती है। तो ऐसे स्थिति में वो महिला खुद या उसके बिहाफ पर उसके परिवार का कोई सदस्य, मतलब उनके बहन, माँ, बाप, उसमें से कोई, या अगर कोई समाज सेवी संस्था है तो वो भी उसके बिहाफ पर कंसर्न जो थाना है वहाँ पर शिकायत कर सकती है। CWA सेल, क्राइम अगेंस्ट वुमेन सेल में भी इसकी शिकायत की जा सकती है। जी सर, हमने कई बार सुना है सेक्शन 498A के बारे में, तो आज आप इस पर विस्तार से बताएं कि सेक्शन 498A क्या है और 498A के तहत सजा का क्या कुछ प्रावधान है। जी मैम,
देखिए 498A जो है ये दहेज से संबंधित एक धारा है। मोस्टली ये जो धारा है ये क्रुएल्टी से रिलेटेड है। अगर वुमेन के साथ किसी तरह की क्रुएल्टी की जाती है, कोई डिमांड की जाती है, तो ये उससे रिलेटेड है। लेकिन मोस्टली क्योंकि इसमें एक इलीगल अगर कोई डिमांड करी जा रही है, कोई करी जा रही है, तो ये फिर क्रुएल्टी में ही आ जाता है। तो इसके धारा के अंतर्गत दहेज लेना व देना दोनों ही अपराध की कैटेगरी में है। पति और उसके रिश्तेदार द्वारा कोई संपत्ति या कीमती वस्तुओं का कोई भी मतलब इलीगल को डिमांड की जाती है तो उसको दहेज कह दिया जाता है। इस धारा के अंतर्गत जो है 3 साल की जो है सजा है और जुर्माने का भी प्रावधान है। इसके साथ साथ जो हमारा एक डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट है उसके सेक्शन 3 और 4 भी इस पर अप्लाई हो जाता है, जहां दहेज के डिमांड की बात आ जाती है। तो इसके जो डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट है उसके सेक्शन 3 के अंतर्गत जो है 5 साल की सजा और 15 साल तक 15,000 रुपए का उस पर जुर्माना। सेक्शन 4 कहता है अगर दहेज की मांग करी जाती है वो 6 महीने की उसमें सजा, 6 महीने से 2 साल तक की उसके बाद सजा। जी, क्या दहेज उत्पीड़न कानून और 498A एक समान है? क्योंकि सर 498A में दहेज शब्द का उल्लेख नहीं है, इसको भी आपसे समझना चाहेंगे। जी मैडम, ऐसा है कि दहेज जो शब्द है 498A में दहेज शब्द तो नहीं किया गया है, उसमें मेंशन है एक्ट में, पर उस सेक्शन में क्रुएल्टी मेंशन और क्रुएल्टी के साथ अनलॉफुल डिमांड भी उसमें मेंशन। तो जब अनलॉफुल डिमांड है, अनलॉफुल डिमांड मीन्स डाउरी, दहेज ही है, तो इसलिए वो उस पर अप्लाई होता है डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट के साथ साथ। तो 498A वहां पे इंडियन पेनल कोड की जो 498 है वो अप्लाई हो जाती है, प्लस जो हमारा डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट है उसके सेक्शन 3 एंड सेक्शन 4 जो है वो अप्लाई होता है। तो एक बार फिर से हम अपने दर्शकों को बता दें कि दहेज उत्पीड़न से जुड़ा अगर कोई भी आपका मामला है, आपके साथ भी इस तरह की कोई हिंसा हो रही है, आप परेशान हैं और आपको समझ में नहीं आ रहा है कि आपको क्या करना है क्या नहीं करना है, तो आप सिर्फ एक कॉल करिए, उसके बाद आपकी तमाम जो समस्याएं हैं जो उनका समाधान यहाँ पर होगा कि आप इस केस में अगर प्रताड़ित हो रहे हैं तो आपको क्या कुछ करना है और क्या कुछ नहीं करना है, किन बातों का ख्याल रखना है। लगातार दहेज उत्पीड़न से जुड़े जो सवाल हैं उनके बारे में यहाँ पर जानकारी दे रही हैं तशरीक अहमद जी। सर, एक और चीज आपसे जानना चाहेंगे कि क्या 498A की सुनवाई में सभी तारीखों में आरोपी को पेश होना जरूरी होता है? देखिए, अगर कोर्ट की प्रोसीडिंग है तो किसी भी तरह का मैटर है, चाहे सिविल है या क्रिमिनल है, ये तो क्रिमिनल कैटेगरी का मैटर हो गया, तो वो तो मैंडेटरी है कोर्ट में अपियर होना। लेकिन कई सिचुएशन ऐसी आती हैं कि जहां एक्यूज नहीं पहुंच पाता है, हो सकता है उसके के साथ कोई फैमिली को प्रॉब्लम आ जाए या उसकी खुद की तबीयत खराब है, किसी रीजन से उसको बाहर जाना पड़ सकता है या कोई और इम्पोर्टेंट वर्क आ सकता है, तो ऐसा हो सकता है वो अपियर ना हो। तो उसके लिए है कि जो उनके एडवोकेट हैं जो अपियर उनके बिहाफ पर होते हैं, उनके थ्रू वो एक एप्लीकेशन दे सकते हैं जिसमें एग्जम्पशन उनको अपीयरेंस के मिल जाती है। अच्छा सर, ये भी बताइए कि क्या बिना नोटिस के भी गिरफ्तारी हो सकती है? इस तरह के मामले भी कई बार आते हैं, लोग इस तरह की चीजें पूछते हैं कि क्या 498A के तहत बिना नोटिस के गिरफ्तारी हो सकती है या नहीं? मैम देखिए, प्रोविजन तो इसमें है, लेकिन इस तरह क्या हुआ कि फेक केसेस बहुत आने लगे, तो डाउरी के केसेस जब बहुत ज्यादा फेक आने लगे तो सुप्रीम कोर्ट ने इस पर फिर एक जजमेंट अभी रिसेंटली आया है जिसमें ऑटोमेटिक अरेस्ट पर उन्होंने स्टे लगा दिया। जी सर, बहुत सारे सवाल हैं मन में, हम चाहते हैं कि आप थोड़ा विस्तार से बताएं ताकि जो हमारे दर्शक इस कार्यक्रम को देख रहे हैं वो भी आसान भाषा में इसको समझ सकें। क्या 498A में बेगुनाही की संभावना लागू होती है? मैडम देखिए, हर केस में होती है, ये डिपेंड करता है ट्रायल पर। अगर वो प्रूव कर पाते हैं, किसी भी केस को प्रूव करने पर डिपेंड करता है। अगर उसको प्रूव कर दिया तब तो एक्यूज्ड, फिर है कि फिर तो एक्यूज्ड हो ही गया हो। लेकिन अगर वो प्रूव नहीं कर पाते, जो उन्होंने चार्जेस लगाए हैं अपनी FIR में या एलिगेशंस जो लगे हुए उनको प्रूव नहीं कर पाते हैं, तब तो वो बरी हो जाएगा केस से। ठीक है सर, एक चीज और बताइए, दहेज उत्पीड़न का सामना कर रही महिलाओं को पुलिस सुरक्षा और काउंसलिंग भी क्या मुहैया कराई जाती है? जी बिल्कुल कराई जाती है। पुलिस की सुरक्षा भी, उनको प्रोटेक्शन दिया जाता है और काउंसलिंग भी दी जाती है। आजकल काउंसलिंग में ये इजी हो गया कि पहले उनको डायरेक्ट FIR नहीं होती है फैमिली केसेस में,
रीजन ये है कि डायरेक्ट एफआईआर हो जाती है तो फिर वो फैमिली एक टूटने पर कागार पर आ जाती है। तो इसलिए इसमें काउंसलिंग को ये किया जाता है कि दोनों परिवारों को एक ही परिवार को मतलब दोनों हस्बैंड और वाइफ को बिठा करके बात की जाती है। कोई समाधान निकलता है, कोई सॉल्यूशन अगर निकलता है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं हो पाता है तो फिर उसको केस को प्रोसीड किया जाता है और उसके बाद वो एफआईआर में कन्वर्ट हो जाता है केस। तो काउंसलिंग के लिए क्या कई बार बुलाया जाता है या सिर्फ 1-2 बार बुलाया जाता है? मैम 1-2 बार हो सकती है डेट, कोई ऐसा नहीं है कि कोई हार्ड इसमें स्ट्रिक्ट वो नहीं है कि हमने प्रोसीजर यही अपनाना है। वो एक बहुत सॉफ्ट प्रोसीजर है, दोनों की उसमें सुनवाई होती है, उसमें पति की भी सुनवाई होती है, उसमें पत्नी की भी सुना जाता है। तो दोनों के बातों को सुनने के बाद कोई कंक्लूजन लिया जाता है कि क्या इसमें फैमिली दोबारा से रिस्टैब्लिश हो सकती है, नहीं हो सकती है परिवार, उसके अकॉर्डिंग वो उसमें डिसीजन लिया जाता है। तो ऐसा नहीं है, उसमें डेट 2 भी हो सकती है, 3 भी हो सकती है, 4 भी हो सकती है। आजकल तो बहुत ज्यादा नंबर उसको नहीं खींचा। आजकल तो हम दहेज के बहुत सारे मामले देख रहे हैं, दहेज उत्पीड़न के मामले हर रोज ही सामने आते हैं, लेकिन कई बार दहेज उत्पीड़न के कानूनों का दुरुपयोग भी किया जाता है। इन हालातों में झूठे दहेज मुकदमे से कैसे बचा जा सकता है? मैम देखिए, अगर कई बार ऐसा होता है कि आजकल तो ये बड़ा आम हो गया है कि 498 के जो है कि काफी फेक केसेस आने लगे हैं। तो ऐसे केसेस अगर होते हैं कि मान लीजिए पत्नी अपना घर छोड़ करके चली गई, तो उसके लिए कि पति एक सेक्शन 9 में अपनी एक एप्लीकेशन पत्नी को वापस बुलाने के लिए वो फाइल कर सकती है, पति फाइल कर सकता है। तो उसको ये प्रूफ हो जाता है कि नहीं, जो पति जो है वो साथ में रहना चाहते हैं और उसे रखना चाहता है, इस तरह का कोई एलिगेशन नहीं है। सेकेंडली, अगर ऐसा कुछ नहीं है कि ये पॉसिबल नहीं हो सकता है, तो पत्नी के खिलाफ भी काउंटर केस दर्ज किया जा सकता है। अगर झूठा केस आपके खिलाफ दर्ज किया गया है तो काउंटर केस किया जा सकता है। आईपीसी की जो धारा 120B के आपराधिक षड्यंत्र, इसके अंडर में आप केस फाइल कर सकते हैं। धारा 191BC से रिलेटेड है, जिसमें तहत पुलिस और सेशन कोर्ट में झूठे सबूत देने से रिलेटेड आप उसमें केस फाइल कर सकते हैं। और सेक्शन 500 है 499 जो मानहानि से रिलेटेड है कि आपकी मानहानि हुई है, नुकसान हुआ है, वो उसका भी एक केस फाइल किया जा सकता है। ये बड़ी महत्वपूर्ण जानकारी इस दौरान आपने यहाँ पर दी, तो इसको जरा और विस्तार से समझना चाहेंगे सर कि जिस तरीके से अभी आपने बताया कि अगर पत्नी या पत्नी के घर वालों की तरफ से कोई झूठा मुकदमा दर्ज करा दिया जाता है दहेज को लेकर, और ऐसे में अगर पति बचना चाहता है तो क्या पति के द्वारा भी लड़की या उसके घर वालों की तरफ कोई मुकदमा दर्ज कराया जा सकता है कि झूठे एलिगेशन में ये लोग हमें फंसा रहे हैं? इसको थोड़ा विस्तार से समझना चाहेंगे आपसे। जी, ऐसा इसके लिए ना आप कंसर्न थाने में और में एक एप्लीकेशन दे सकते हैं कि इससे रिलेटेड ये कि ये डिस्प्यूट करते हैं या ये पत्नी जो है मेरा कहना नहीं मानती है, इस तरह से या परिवार से डिफरेंट चलती है कुछ है, और हमें ये डाउट है, एप्रीहेंशन है कि ये इस तरह से झूठे मुकदमे में फंसा सकती है, तो इससे रिलेटेड आप एक एप्लीकेशन जो है वो कंसर्न थाने में आप दे सकते हैं, ताकि आपका फर्दर एक प्रोटेक्शन उसके लिए रहेगा कि आपने एप्लीकेशन दे रखी है। दूसरा, आप जो ये फैमिली कोर्ट है वहां पर भी इस एप्लीकेशन को दिया जा सकता है कि आपको फर्दर इसमें प्रोटेक्शन दिया जाए, और इस तरह से मैटर है तो पुलिस भी इसमें इन्वेस्टिगेशन भी कर सकती है उस एप्लीकेशन से। ठीक है सर, ये विषय ऐसा है इस पे क्योंकि बहुत सारे सवाल मन में हैं और हमारे तमाम दर्शक भी कहीं ना कहीं जुड़े हैं जो जानना चाहते हैं अपने जानकारी के लिए, या फिर उनके आसपास इस तरह की घटनाएं हो रही हैं, इसको किस तरीके से रोका जाए, तो उनके मन में भी बहुत सारे सवाल होंगे। आप ये बताएं कि क्या कोई पराई स्त्री जिसका पति से अवैध संबंध है वह व्यक्ति या उसके परिवार पर 498A का केस दर्ज कर सकती है? देखिए, अवैध रूप से अगर कोई रह रही है तो वो ये केस नहीं कर सकती 498A का, और लीगली वेडेड जो कपल है उसी से रिलेटेड ये एक रेमेडी है। तो ऐसा नहीं है कोई इलीगली कोई किसी के साथ रहा, पहले तो इलीगल वर्ड वहीं पर उन्होंने को जोड़ दिया, तो फिर वो लीगल रेमेडी कहाँ से लेंगे? तो इस तरह से कोई भी कहीं प्रोविजन नहीं है लॉ। और क्या स्त्री धन की प्राप्ति के लिए अग्रिम जमानत खारिज की जा सकती है? जी, की जा सकती है। इसका क्या कुछ प्रोसेस होता है वो भी हमारे दर्शकों को बताएं। देखिए मैम, ये कोर्ट का प्रोसीजर है, वहां पर एप्लीकेशन आपको लगानी पड़ेगी। आप कोर्ट उसको फैक्ट्स में जाती है, उसको मैटर को देखती है, उसको देखने के बाद वो कोर्ट डिसाइड करती है।
ठीक है सर, क्या विवाहित स्त्री दहेज पर अपना हक जमा सकती है? दहेज पर जी हक उसी का होता है, दहेज पर मोस्टली। तो ऐसा नहीं है, बिल्कुल उसका हक की चीज है, उसी के लिए दी गई है। उसी के लिए दिया गया है, लेकिन कई बार होता है ना कि ससुराल पक्ष वाले दहेज की डिमांड करते हैं और फिर वो हक भी जताने लगते हैं। उदाहरण के लिए कि अगर लड़की को कुछ गहने दिए गए हैं और उसी के घर में उसकी ननद की शादी है या किसी और की शादी होती है, तो कहा जाता है ना कि चलो ठीक है, दूसरे क्यों खरीदने, यही हम आगे दे देते हैं किसी को। तो इसलिए ये सवाल हमने यहाँ पर किया। नहीं, ये देखिए स्त्री धन कहलाता है इस तरह से, जो मतलब ओन विल से दिया गया, माँ बाप ने ओन विल से दिया या भाई ने अपनी बहन को शादी में कुछ गिफ्ट दिया, ये उनकी ओन विल थी जो उन्होंने दिया, तो ये उसका धन है, वो उसे दे या ना दे, ये उसकी पर्सनल प्रॉपर्टी है। तो ऐसा नहीं है उसको कंपेल किया जा सकता है इसके लिए। ठीक है सर, क्या शादी में मिले उपहारों और मजबूरी में दिए गए दहेज के बीच कानूनी तौर पर अंतर स्पष्ट करना बहुत आसान नहीं है? जी बिल्कुल, इतना आसान नहीं है, क्योंकि रीजन ये है कि इसको सिर्फ देने वाला जान सकता है और लेने वाला जान सकता है। बाकी दूसरों के लिए ये बड़ा मुश्किल हो जाता है कि ये डिमांड करके लिया गया है या ओन विल से दिया गया है। तो देखिए, दहेज या कुछ लेना देना, गिफ्ट जो है वो तो हर धर्म में एक प्रथा भी रही है, चाहे वो हिंदू धर्म में हो या मुस्लिम समाज में, मुस्लिम धर्म में रही हो, तो कुछ ना कुछ गिफ्ट तो दिया जाता है। लेकिन उसको जब रूप दूसरा दे दिया जाता है कि जब डिमांड की जाने लगती है, तो ये गलत तरीका आ जाता है फिर। जी, ये भी हमारे दर्शकों को बताएं सर कि शादी से पहले दहेज की मांग पर कैसे कार्रवाई हो सकती है? जी बिल्कुल सेम प्रोसीजर यही है। अगर मान लीजिए जैसे रिश्ता किया गया है, तो रिश्ते में कई बार ऐसा होता है कि डिमांड की जाती है, तो आप उसके लिए प्रूव के लिए आप ये करें, कम से कम ऑडियो और वीडियो बना दें। अगर आपको लगने आभास तो इंसान को हो जाता है कि डिमांड आएगी या डिमांड हो गई, तो बेटर है कि ऐसे में कुछ ना कुछ प्रूफ हो तो अच्छा है। और उस पर फिर यह है कि कोर्ट में भी एप्लीकेशन, पहले तो आप कंसर्न जो थाना है वहां पर ये शिकायत कर सकते हैं, और वहां पर नहीं होती है 150, इसमें एक एप्लीकेशन MM और चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट के आगे भी आप एक एप्लीकेशन फाइल कर सकते हैं कि इस तरह से डिमांड की गई है। फैमिली कोर्ट में भी इसकी एप्लीकेशन को फाइल किया जा सकता है। जी, एक दहेज केस लड़ने में औसतन कितना वक्त लगता है? देखिए मैम, किसी भी केस के बारे में कोई टाइम लिमिट का सर्टेन करना ये बड़ा मुश्किल है, क्योंकि अनसर्टेनिटी है इस मामले में, कुछ नहीं कहा जा सकता। लेकिन अमूमन जैसा आपका सवाल है, तो तकरीबन 2 से 3 साल तो लग ही जाते हैं, क्योंकि इसमें अगर ट्रायल पर चला जाता है केस, तो फिर ट्रायल में तो टाइम लगता ही है। जी, चलते चलते एक और अहम सवाल आपसे, मुस्लिम पर्सनल लॉ के अंतर्गत क्या दहेज मांगा जा सकता है? नहीं मैम, ऐसा है, मुस्लिम पहले तो इस्लाम में दहेज का लेना और देना दोनों को मना किया गया है, और मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने भी इस तरह का कोई भी दहेज लेना देने को गैर इस्लामिक करार दिया। तो इस्लाम में भी ऐसा नहीं है और हिंदू धर्म में भी ऐसा नहीं है। तो धर्म में गलत चीज की इजाजत नहीं दी जाती है, तो अकॉर्डिंगली कोई इसको सपोर्ट नहीं करता, तो कोई धर्म नहीं करता। जी, आज के विषय पर कानूनी जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया तशरीक अहमद जी। और इसी के साथ लीगल हेल्पलाइन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।